नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी बिहार स्पेशल के तहत प्राचीन बिहार के इतिहास की जो सीरीज चल रही है, उसके आज 13वें क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मौर्य राजवंश तथा मौर्य साम्राज्य। और आज इसके पहले पार्ट में हम लोग 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश का अंत किया और मगध साम्राज्य पर भारत के एक गौरवशाली इतिहास के एक सबसे बड़े और सबसे सफल राजवंश यानी मौर्य वंश की स्थापना की। आज 40 एमसीक्यू के साथ ही हम लोग ऐसे पॉइंट्स जहां हमें समझने के लिए व्याख्या की जरूरत होगी, उस पॉइंट्स को हम लोग व्याख्या के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आइए अब हम लोग शुरू करते हैं 40 एमसीक्यू की प्रश्न श्रृंखला की सीरीज और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन है आपके सामने मौर्य, कण्व, गुप्त, कुषाण, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी मौर्य। अब व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, मैं बार बार दोहराता हूं कि मेरे जो वीडियोज होती है ना, उसके व्याख्या को आप लोग काफी गौर से इत्मीनान से सुनिएगा, एक दो बार सुनिएगा और फिर अपने दिमाग में ही, अपने मन में ही उसको लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आपको इस तरह से कहानी याद हो जाएगी कि परीक्षा में आप जब बैठेंगे ना, तो पूरी कहानी आपके दिमाग में चलने लगेगी। फिर एक एक प्रश्न को आप सटीक आंसर आप एग्जाम हॉल में देके आएंगे। ठीक है, तो अब इस पहले प्रश्न की व्याख्या को हम लोग लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ठीक, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में नंद वंश का शासक घनानंद का शासन था। नंद वंश का अंतिम शासक यही था, घनानंद। हम लोगों ने पिछले मगध साम्राज्य पार्ट 1 और पार्ट 2 में यह पढ़ लिए हैं। घनानंद एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर इसी नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य साम्राज्य की या मौर्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। वह इतना क्रूर शासक था कि जनता उससे त्रस्त हो चुके थे, जनता भी परिवर्तन चाहते थे। तब तक उनको एक उम्मीद दिखी चंद्रगुप्त मौर्य में, और चाणक्य जो कि उनका सलाहकार थे, आचार्य चाणक्य, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को समझिए कि एक राष्ट्र निर्माता के रूप में उनको शिक्षित और प्रशिक्षित किया और फिर अंत में उन्होंने धनानंद को राजगद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र वहां पे स्थापित किया और एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना हुई। ठीक है, दूसरा प्रश्न लेते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था बिंदुसार, अशोक, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पिछले प्रश्न यानी पहले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने इसको समझ लिया है, इसलिए इसका सही उत्तर आसानी से दे सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश जो भी कहिए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी राजगृह, पाटलिपुत्र, कन्नौज, वैशाली, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी पाटलिपुत्र। और ये सभी के उत्तर अब हम लोगों ने पहले प्रश्न के व्याख्या में ये सब पढ़ लिया है, इसलिए आप लोग इत्मीनान से व्याख्या पढ़िएगा। आगे के सारे प्रश्न आपको आसानी से सॉल्व करने में सुविधा होगी। आगे बढ़ते हैं, आज का चौथा प्रश्न लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? ऑप्शन है आपके सामने चाणक्य, धनानंद, मेगस्थनीज, सेल्यूकस, और पांचवा ऑप्शन ई हमेशा की तरह उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चाणक्य, और इसका भी उत्तर पहले प्रश्न के व्याख्या में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का पांचवा प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य एवं उसके द्वारा स्थापित मौर्य वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन चुनना है। 4 कथन दिए गए हैं, उसके बाद ऑप्शन मिलेगा आपको चुनना है। पहला कथन है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें ये सही है। दूसरा कथन है उसकी माता का नाम मूर था। तीसरा कथन है मूर का संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य। और चौथा कथन है चंद्रगुप्त मौर्य की माता मूर के नाम पर ही इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। अब हम लोग को ऑप्शन देखना है कि कौन सा इस चारों कथन में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है केवल एक सही है, बी ऑप्शन है 1 और 3 सही है, सी ऑप्शन है 1 और 2 सही है, डी ऑप्शन है
केवल 3 सही है और ई ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4 यानी सभी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ई यानी सभी कथन 1, 2, 3 और 4 सभी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा बहुत। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था, ये अभी तक आप जानते थे। उनकी माता का नाम मूर था, मूर या मूरा उनको कहा जाता था, ठीक, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य, इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। ठीक है, अब आपको मौर्य वंश की स्थापना किसने की और इस वंश का नाम मौर्य क्यों पड़ा, इसके बारे में आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यिक स्रोत से हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी सोमदेवकृत कथा सरित सागर, ऑप्शन डी पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ई यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त जो भी सारे जो कौटिल्य द्वारा रचित ये सारे ही उत्तर सही है, यानी सारे ही जो साहित्यिक स्रोत है वो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हम लोग व्याख्या में देख भी लेते हैं इसको। साहित्यिक साक्ष्य, मौर्य के संबंध में साहित्यिक साक्ष्य, ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन साहित्य मौर्य वंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि वो जो काल था उस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म का भी स्थापित, जैन धर्म भी स्थापित हो चुका था और उसी का ये पीरियड था, उसके बाद का काल था। तो उस समय में जितने भी साहित्यिक स्रोत है वो चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हो, बौद्ध ग्रंथ हो तथा जैन साहित्य हो, उन सभी में मौर्य वंश के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी तथा पतंजलि के महाभाष्य, इन सभी को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है, आदि से जानकारी मिलती है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र है जो मौर्य प्रशासन के अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर भी प्रकाश डालता है और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इस व्याख्या से बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा, जो नहीं समझ में आया होगा आगे के प्रश्न से आपको क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से किसके द्वारा भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से भारत को एकबद्ध किया गया था, यानी उसे भारत का राष्ट्र निर्माता, प्रथम राष्ट्र निर्माता उन्हें कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। और हम लोग व्याख्या में इसको देखते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, आपको अभी तक पता है। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया, यानी जो अभी वर्तमान भारत आप देख रहे हैं ना, इसके बड़े भूभाग पर, यहां तक कि ईरान तक की सीमा पर उसने शासन किया था। हमारी सीमा ईरान तक वो ले गए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। इसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी, ईरान तक भारत की सीमा मिलती थी उस समय, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में हुआ। आज जिस भारत की परिकल्पना करते हैं, समझिए जो अखंड जो भारत था उसकी जो परिकल्पना है, प्रथम राजनीतिक तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य की ही देन है, उसी के द्वारा ही यह संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया था, उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में आप हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में वर्तमान जो मैसूर है, यहां तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। एक बार हम लोग मैप में भी उसको देख लेते हैं। ये था उस समय का चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। समझिए लगभग अखंड भारत जो है, केवल दक्षिण के तमिलनाडु और असम के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो ईरान तक भारत
जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था वो फैला हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? निम्नलिखित में से आपको बताना है। ऑप्शन ए गुप्त, बी मौर्य, सी वर्धन, डी कुषाण। तो इसमें सबसे पुराना जो है वो है मौर्य वंश, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 322 ईसा पूर्व से 289 ईसा पूर्व तक, 326 ईसा पूर्व से 289 ईसा पूर्व तक, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, 342 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। अब हम लोग व्याख्या के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। व्याख्या के माध्यम से धीरे धीरे करके हम लोग पूरे मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य को पढ़ जाएंगे और उसके व्याख्या से ही हम लोग क्वेश्चन आंसर भी निकालेंगे और फिर आसानी से याद करते चले जाएंगे। यही मेरा तरीका है पढ़ाने का। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका नया और अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा आपको, क्योंकि आपके कमेंट्स ना हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। नेक्स्ट, अब मौर्य वंश के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं, जो कि इनका शासनकाल था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य के वंश और जाति के संबंध में विद्वानों में एकमतता नहीं है। कुछ विद्वान जैसे ब्राह्मण साहित्य में मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण आदि के आधार पर इसे शूद्र माना जाता है, तो वहीं बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। और अधिकांश विद्वान इसी मत से सहमत है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? क्षत्रिय थे, क्योंकि काफी ऑथेंटिक उस समय की ग्रंथ है जैन और बौद्ध ग्रंथ, और इसी को आज प्रामाणिकता माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? क्षत्रिय थे। ठीक है, उस समय 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, आप एंशियंट हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से तो उसमें ये सारी चीजें अभी हम लोग क्लियर करेंगे। अभी हम लोग बिहार के प्रोस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो वही चीजें हम लोग देखेंगे जो कि बिहार से इंपॉर्टेंट है। लेकिन मगध और मौर्य ये पूरे ना बिहार के साथ साथ मतलब मैं पूरी तरह पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको इस पे पूरी तरह कमांड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 10वां प्रश्न। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य एक, ऑप्शन है आपके सामने, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली है, और ब्राह्मण साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। जैन एवं बौद्ध ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य एक क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था, और ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वह एक शूद्र था। लेकिन प्रामाणिकता मान ली गई है कि वह एक जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ ऑथेंटिक उस समय की है, और चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है? ऑप्शन है आपके सामने, पतंजलि के महाभाष्य से, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में, कलहन के राजतरंगिणी में, कामंदक के नीतिसार में। उपरोक्त में से किसी में नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। अब हम लोग विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। वहीं क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी तथा सोमदेव कृत कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त मौर्य के शूद्र उत्पत्ति के विषय में जानकारी मिलती है। यानी ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ब्राह्मण सहित, उन्हें शूद्र बताते हैं। वहीं बौद्ध ग्रंथ का महाबोधि वंश, आपने बौद्ध धर्म जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें आपने पढ़ा होता, दीप वंश, महाबोधि वंश, ये सारे जो साहित्य हैं उसके अनुसार बौद्ध ग्रंथ का महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर से उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र द्वारा रचित जैन ग्रंथ परिशिष्ट वर्मन, बौद्ध ग्रंथ कौन? महाबोधि वंश, और जैन ग्रंथ परिशिष्ट वर्मन में चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषकों के ग्राम के
मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया गया है। मूड जो थी, मूड़ा जो थी, वह मयूर एक क्षेत्र था, वहां के ग्राम की जो मुखिया थे, उनकी पुत्री जिनका नाम था मूड़ा, उन्हीं का पुत्र बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य। तो जैन ग्रंथ में परिशिष्ट वर्मन और बौद्ध ग्रंथ में महाबोधि वंश के अनुसार मौर्य वंश को क्षत्रिय माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके पिछले प्रश्न में भी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? ब्रिसल, कुलहीन, अमित्रघात, सिंहसेन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ई। उन्हें मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल तथा कुलहीन दोनों ही कहा गया है, यानी एक उपरोक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर सही है, इसलिए इसका उत्तर ई होगा। उसे ब्रिसल और कुलहीन कहा गया है विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के शूद्र होने का विवरण मिलता है? ऑप्शन है आपके सामने, क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी में, सोमदेव कृत कथा सरित सागर में, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों में, डी ऑप्शन है हेमचंद कृत परिशिष्ट वर्मन में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी और सोमदेव कृत कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र का कहा गया है। ऐसा विवरण इन दोनों ग्रंथों से मिलता है और ये दोनों ही ब्राह्मण ग्रंथ है और आपने पिछले प्रश्न के व्याख्या में इसकी चर्चा भी कर ली है। ठीक है, आज का 15वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों। किस बौद्ध ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के राजकुल से होने का विवरण मिलता है? सूत पिटक से, विनय पिटक से, अभिधम पिटक से, महाबोधि वंश से। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने चर्चा कर ली है कि महाबोधि वंश में कहा गया है, विवरण मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य राजकुल से संबंधित था। ठीक है, तो वही है यहां पे बौद्ध ग्रंथ का महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद द्वारा रचित जैन ग्रंथ परिशिष्ट वर्मन में चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया गया है। तो वही मयूर पोषकों के ग्राम क्या हो गया? मौर्य नगर। और मौर्य नगर के जो मुखिया थे उनकी पुत्री का नाम था मूड़ा और उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य वंश। ठीक है, उनकी मां मूड़ा, ठीक है, जो कि मौर्य नगर के मुखिया की पुत्री थी मूड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया गया है? भगवती सूत्र में, कल्प सूत्र में, परिशिष्ट वर्मन में, अचरांग सूत्र में। तो आपको जैन ग्रंथ ये है परिशिष्ट वर्मन। ठीक है, और परिशिष्ट वर्मन किसकी रचना है? हेमचंद्र की। और यह महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया। तो मुखिया की पुत्री का क्या नाम था? मूड़ या मूड़ा, और उनके पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, समुद्रगुप्त को। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोटस कहा गया है। अब हम लोग व्याख्या में इसकी चर्चा कर लेते हैं। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंडोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है, क्योंकि ये अभिलेख थे, अभिलेखों में सेंडोकोटस नाम लिखा हुआ था। अब उसको पढ़ने में कई सौ वर्ष लग गए और तब जाके विलियम जोन्स ने यह गुत्थी को सुलझा ली और जहां जहां सेंडोकोटस लिखा हुआ था ये समझ लिया, उसको उस भाषा को पढ़ लिया और सेंडोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, इसकी पहचान सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने की। एडियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है एडियन और प्लूटार्क ने, और जबकि जस्टिन ने सेंडोकोटस कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को, और जस्टिन ने सेंडोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का भी उल्लेख किया है। और इसी सेंडोकोटस की पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से की है। तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा है और एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है। और सबसे पहले किसने पहचान की? तो विलियम जोन्स ने पहचान किया कि सेंडोकोटस ही क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य है।
और जस्टिन ने ही सबसे पहले यह बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट हुई थी। इसका उल्लेख भी उसने अपने वृत्तांत में की है। ठीक है, सेंडकोट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंडकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? यानी सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। यह पहचान सर्वप्रथम किसने की? विलियम जोन्स ने, बी स्मिथ ने, आर के मुखर्जी ने, डी आर भंडारकर ने। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विलियम जोन्स ने। और पिछले प्रश्न के व्याख्या में आपने इसकी चर्चा कर ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का वर्णन किया है? प्लिनी ने, जस्टिन ने, स्ट्रेबो ने, मेगास्थनीज ने। तो जस्टिन ने इसका वर्णन किया है और आपने पिछले प्रश्न के व्याख्या में भी इसको पढ़ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आज का 20वां प्रश्न। अब कौटिल्य के बारे में आते हैं। कौटिल्य प्रधानमंत्री था किनका? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, कनिष्क का। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अब हम लोग कौटिल्य के बारे में विस्तार से जानेंगे, ऐसी जानकारी जो आपको पहले शायद नहीं मिली होगी। कौटिल्य, जिनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त, उन्हें चाणक्य और कौटिल्य भी कहा जाता था। अब इनका नाम था विष्णुगुप्त, इनके पिता का नाम था चनक, ऋषि चनक के पुत्र थे, इसलिए इन्हें चाणक्य कहा गया। और चूंकि ये इनके जो पिता थे वह किस थे? कुटिल वंश के में इनका जन्म हुआ था। वंश, जिस वंश में इनका जन्म हुआ था उस वंश का नाम था कुटिल, इसलिए इन्हें कौटिल्य भी कहा गया। जैसे कुंती पुत्र को कुंतेय कहा जाता है, आपने महाभारत में सुना होगा। इसलिए इन्होंने मौर्य वंश में जन्मे को मौर्य कहा, सबको मौर्य कहा जाता था। इसी तरह इनको जो विष्णुगुप्त थे, उनका नाम था वास्तविक नाम बचपन में विष्णुगुप्त, लेकिन कुटिल वंश में जन्म लेने के कारण इन्हें कौटिल्य कहा गया। और चूंकि ये ऋषि चरक के पुत्र थे, इसलिए इन्हें चाणक्य भी कहा गया। ठीक है, आपने सुना भी होगा कई बार पिता के नाम से ही पुत्र को उपाधि दी जाती है। तो चरक के पुत्र होने के कारण चाणक्य और कुटिल वंश में जन्म लेने के कारण कौटिल्य, और इनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। तो यह कहलाए विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य। ठीक है, कुटिल वंश में जन्म के कारण चाणक्य को, और इनकी माता का नाम था चन्नेश्वरी। ठीक है, कुटिल वंश में जन्म के कारण चाणक्य को कौटिल्य कहा गया। दूसरी ओर कुछ विद्वान बताते हैं कि गूढ़ और उग्र स्वभाव के होने के कारण इन्हें कौटिल्य कहा गया था। लेकिन वास्तविकता यही है कि कुटिल वंश में जन्म लेने के कारण इन्हें कौटिल्य कहा गया। चरक के पुत्र होने के कारण इन्हें ऋषि चनक के पुत्र होने के कारण इन्हें चाणक्य कहा गया, और इनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। यही चाणक्य जिन्होंने घनानंद को सत्ता से बेदखल करने में मदद की थी, नंद वंश का समूल नाश करवाया, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की गद्दी पर बिठाया और मगध पे मौर्य वंश की स्थापना करवाई। किसने? चाणक्य ने। चाणक्य के अन्य नाम भी प्रचलित है, उन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे अंशुल, अंशु, अंगुल, वात्सायन, कात्यायन आदि। पुराणों में उसे द्विज सर्भ कहा गया है, यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया, उनके जैसा कोई नहीं, पुराण में उन्हें संज्ञा दी गई है। महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला का निवासी एक ब्राह्मण थे। चाणक्य का पालन पोषण और शिक्षा उनकी माता के संरक्षण में हुआ था। उनकी माता का नाम था चन्नेश्वरी। मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि राजा नंद राजा ने भरे दरबार में, नंद राजा कौन? घनानंद ने भरे दरबार में चाणक्य को उसके उस सम्मानित पद से हटा दिया। पहले यह अमात्य हुआ करते थे, लेकिन उसने उसे सम्मानित पद से हटा दिया जो उसे दरबार में दिया गया था। दरबार में उच्च पद पर वो थे, घनानंद के दरबार में। इस पर चाणक्य ने शपथ ली थी, आपने कई सीरियल और फिल्मों में भी देखा होगा, कि वह उसके परिवार और वंश का समूल नष्ट कर देंगे। किसने? चाणक्य ने यह प्रतिज्ञा ली थी, घनानंद के समूल नाश का प्रतिज्ञा ली थी। बृहत कथा कोश के अनुसार चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती था। चंद्रगुप्त एवं चाणक्य ने मिलकर नंद वंश का उन्मूलन कर मौर्य वंश की नींव भी डाली। आप ये सब तो पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन चाणक्य के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया। इस व्याख्या से आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिले होंगे जो कि आपको पहले नहीं मिला होगा। ठीक है, अब अर्थशास्त्र की रचना भी चाणक्य ने ही की थी। अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी चाणक्य रचित अर्थशास्त्र
प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र का एक सिद्ध ग्रंथ है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत 7 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें प्रथम है राजा, दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, पांचवा है कोष, छठा है दंड और सातवां है मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। इतनी की व्याख्या मिलती है, मतलब राजत्व के जो 7 सिद्धांत है, एक राजा सुयोग होना चाहिए, उनका अमात्य के बारे में, फिर जनपद के बारे में, फिर दुर्ग के बारे में, फिर कोष के बारे में, फिर दंड का क्या प्रावधान होना चाहिए, फिर मित्र कैसा होना चाहिए। इसकी व्याख्या इसमें मिलती है तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। और चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है। आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में मैकियावली का नाम सुना होगा, तो उनकी जो रचना है प्रिंस, उससे की जाती है चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना। ठीक है, चाणक्य, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन है आपके सामने, अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी विष्णुगुप्त उनका नाम था बचपन में। ऋषि चनक के पुत्र होने के कारण उन्हें चाणक्य कहा जाने लगा। चूंकि वो कुटिल वंश के उनका जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? कौटिल्य भी कहा जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध को शाक्य गण में उनका जन्म हुआ था, तो इसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है। उसी तरह सेम चाणक्य का जन्म कुटिल वंश में हुआ था, इसलिए उन्हें कौटिल्य भी कहा जाने लगा। ठीक है, बचपन का नाम, उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त ही था। चाणक्य का अन्य किस नाम या नामों से प्रचलित थे? चाणक्य किस अन्य नाम और नामों से प्रचलित थे? ऑप्शन है आपके सामने, अंशुल, अंशु, अंगुल, वात्सायन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने देखा था, जब चाणक्य के बारे में पढ़ रहे थे, तो इन सभी नामों से चाणक्य को जाना जाता था, उनके कई नामों से जाना जाता था, इसलिए ऑप्शन सही होगा ई, उपरोक्त सभी सही है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, एक, ऑप्शन है आपके सामने, ए चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, बी आत्मकथा, सी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है, जिसकी तुलना किससे की जाती है? मैकियावली के प्रिंस के बराबर इसकी तुलना की जाती है। और भारत का ये सबसे, मतलब नीति शास्त्र के मामले में सबसे यूनिक बुक है, रचना है, जो कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो आप कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार आपको 7वां अंग कौन सा है उसने बताया है, ये आपको बताना है। जनपद, दुर्ग, मित्र, कोष। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 7वां जो सिद्धांत है, 7वां अंग है, वो है मित्र, ऑप्शन सी सही है। आप ये सप्तो सिद्धांत है ना, सप्त सिद्धांत, इसको याद कर लीजिएगा। पहला राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा दंड और सातवां मित्र। ये सातों को आप लोग 1-2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का 25वां प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, धार्मिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर? तो राजनीतिक नीतियों पर अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है, राजनीतिक नीतियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास के मालविकाग्निमित्रम से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, वात्सायन के कामसूत्र से, तिरुवल्लुवर के तिरुकुरल से? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से तुलना की जाती है मैकियावली के प्रिंस की। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था, मुख्यतः माने प्रधानता क्या थी? ईंटों की, पत्थरों का, लकड़ी का, मिट्टी का? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लकड़ी के महल के लिए यह विख्यात था, पाटलिपुत्र का चंद्रगुप्त का राजमहल। बिहार में पटना यानी पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुरहरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के एक विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्नूपर महोदय को है। 80 खंभों पे, 80 जो खंभे थे उस पर, खंभे तो पत्थरों के थे, लेकिन उस खंभों पे ये बना हुआ था लकड़ी का महल। ऊपर की छत और नीचे की छत पूर्णतः लकड़ी से नक्काशी किए
गए थे। मतलब अद्भुत दृश्य था उस समय का इसका राज्य प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? कुम्हरार पटना में पड़ता है। ठीक, वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, श्रावस्ती। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नगर में वह स्थित था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है, कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का, वाराणसी का। तो ऑप्शन बी सही होगा, पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 30वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, कुणाल ने। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम दक्कन की विजय यात्रा प्राप्त की थी। और इसके बारे में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जैन एवं तमिल ग्रंथ तथा अशोक के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। तमिल ग्रंथों में अहनानूर एवं मुरनानूर महत्वपूर्ण है। इन दोनों ग्रंथों से इसका स्पष्टता हो जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन में विजय प्राप्त की थी। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी हमें महास्थान अभिलेख से मिलती है। शाहगौरा ताम्रपत्र, जो कि गोरखपुर के शाहगौरा से स्थित है, मिला है शाहगौरा ताम्रपत्र तथा महास्थान अभिलेख। अब महास्थान अभिलेख कहाँ है? बांग्लादेश के बोगरा जिले में है महास्थान अभिलेख। वहीं से बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य के विजय की जानकारी मिलती है। ठीक, तो इन दोनों अभिलेखों में शाहगौरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में विवरण देता है। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही पाटलिपुत्रा में, मगध जो साम्राज्य की राजधानी थी, वहां भीषण अकाल आया था। आपने जब हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, वहां आपको ये टॉपिक हमने पढ़ाया था कि 300, कहीं पे 322 मिलता है। इस ईस्वी में 12 वर्षों का भीषण अकाल आया था। और उसी अकाल की चर्चा कहाँ मिलती है? तो शाहगौरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख में उस अकाल के दौरान जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो अकाल आया था, उसके समय में किए गए राहत कार्यों का विवरण मिलता है इन दोनों अभिलेखों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। किस तमिल ग्रंथ से यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी? अहनानूर, मुरनानूर, ए और बी दोनों, तिरुकुरल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए और बी दोनों, ऑप्शन सी अहनानूर और मुरनानूर दोनों से ही यह स्पष्ट प्राप्त होता है कि दक्षिण भारत की विजय की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? कलिंग शिलालेख से, गोरखपुर के सोहगौरा ताम्रपत्र से, बांग्लादेश के बोगरा जिले में स्थित महास्थान अभिलेख से, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी बांग्लादेश के बोगरा जिले में स्थित महास्थान अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल पर विजय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के समय पाटलिपुत्र में आए भीषण अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में विवरण हमें प्राप्त होती है किससे? तो गोरखपुर के शाहगौरा ताम्रपत्र से, बांग्लादेश के बोगरा जिले में स्थित महास्थान अभिलेख से, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, रुद्रदमन, ऑप्शन डी है रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी शाहगौरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख, इन दोनों में ही इस अकाल के समय किए गए राहत कार्यों के संबंध में विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले जीता था। अब हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं रुद्रदमन के गिरनार यानी जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ में ही गिरनार पर्वत है और वहीं पे यह अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कि रुद्रदमन के अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इससे ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में मालवा, गुजरात एवं सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था। इस प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय राज्यपाल, जिसका नाम था पुष्यगुप्त, उसके द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण, जिसे सुदर्शन झील नाम दिया गया है, का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग
मौर्य साम्राज्य में शामिल था। तो पश्चिम भारत में शामिल होने का ये प्रमाण है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें यह सारी जानकारी मिलती है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय राज्यपाल था, सौराष्ट्र का जो राज्यपाल था पुष्यगुप्त, उसके द्वारा सिंचाई के लिए एक बांध का निर्माण बनाया गया जिसे सुदर्शन झील के नाम से जाना जाता है। और यह सारी जानकारी किस में मिलती है? तो रुद्रदमन जो कि 150 ईस्वी में शासन करता था उसके अभिलेख में मिलता है, जिसे रुद्रदमन के जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर है। ऑप्शन है आपके सामने, कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का सोपारा अभिलेख। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अब हम लोग रुद्रदमन के जूना अभिलेख के बारे में जान लेते हैं। भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित पहाड़िया गिरनार के नाम से जानी जाती है। गिरनार पहाड़ी है वो, उसी पर रुद्रदमन का जूनागढ़ यानी गिरनार अभिलेख संस्कृत का पहला अभिलेख है। इसकी तिथि 150 ईस्वी है। सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख में कहा गया है कि रुद्रदमन ने जनता पर कोई अतिरिक्त कर लगाए बिना ही अपने व्यक्तिगत कोष से धन देकर अपने राज्यपाल सुविशाख के निर्देशन में सुदर्शन बांध की फिर से मरम्मत कराई तथा उससे तिगुना मजबूत बांध बनवाया। पहला बांध किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल ने, और उसके बाद से अशोक ने भी वहां नहर निर्माण की थी, और तीसरी बार उस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाए थे। जूनागढ़ के अभिलेख में यह वर्णित है। किसने? तो रुद्रदमन के राज्यपाल सुविशाख ने। इस बांध का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में उसके सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य क्षत्रिय ने कराया था, तथा मौर्य शासक अशोक के समय में अशोक के राज्यपाल तुषार्फ ने नहर निकलवाई थी, और इस सुदर्शन झील को फिर से मरम्मत करवाया किसने? तो रुद्रदमन के राज्यपाल सुविशाख के द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख क्या है इसके बारे में आपने समझ लिया होगा। और ये जब जीर्णोद्धार करवाया ना, तो जो पहले जितना मजबूत था सुदर्शन बांध, उससे तिगुना मजबूत उसने बांध उसको मरम्मत करवा के बना दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है ग्रीक विवरणों से, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से, जैन परंपरा से, अशोक के स्तंभलेख द्वितीय से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख से। इसको आप कहीं जूनागढ़ या गिरनार, रुद्रदमन के गिरनार अभिलेख दोनों ही नामों से मिलेगा। तो ये दोनों नाम सेम ही है, जूनागढ़ में ही है गिरनार पर्वत, और वहीं पे ये अभिलेख या शिलालेख मिले हैं। किनका? रुद्रदमन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? मेगस्थनीज ने, चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल पुष्यगुप्त ने, बिंदुसार ने। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उसका निर्माण जो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। वहां से उस झील से, जो सुदर्शन झील था, वहां से नहरें निकलवाई थी। अशोक के काल में नहरें निकलवाई गई, और फिर रुद्रदमन के काल में इस सुदर्शन झील का फिर से जीर्णोद्धार कराया गया। तो 2 बार उसका जीर्णोद्धार कराया गया, एक अशोक के काल में और फिर एक रुद्रदमन के काल में। और रुद्रदमन के अभिलेख में ये सारी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसने यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। तीसरा कथन है, चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर संलेखना या संथारा विधि से उपवास द्वारा अपने शरीर का त्याग किया, और आपने ये सब जैन धर्म से रिलेटेड जो वीडियो चल रही थी उसमें भी आपने ये पढ़ा है। तो आपको अब चुनना है कि कौन सा सही है। केवल एक सही है, ऑप्शन बी 1 और 3 दोनों सही है, ऑप्शन सी ए और 2 सही है, ऑप्शन डी केवल 3 सही है, ऑप्शन ई 1, 2 और 3 सभी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सभी कथन सही है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन मतानुयायी था। उसने अपने जीवन के अंतिम चरण में
पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला, जो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला है, वहीं पर जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग किया, जिसे जैन धर्म में संलेखना या संथारा विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा, यहां पे सिंध होगा, सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया? सेल्यूकस निकेटस, जिसे अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था, उसे किस भारतीय राजा ने पराजित किया? ऑप्शन है आपके सामने, समुद्रगुप्त ने, अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। व्याख्या में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस निकेटर की आक्रमणकारी सेना को 350 ईसा पूर्व में परास्त किया था। कब? 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया, जिसके पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी के बदले लेकर बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें 500 हाथी दिया और बदले में क्या प्राप्त हुआ? हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल के क्षेत्र के कुछ भाग सौंपा और अपनी पुत्री हेलेना का भी विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। 4 भाग प्राप्त हुए, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल। इनको प्राप्त करने के लिए 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए। 305 इसमें पराजित किया। पराजय के बाद संधि हुई। संधि में ये चारों क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य ने लिए सेल्यूकस निकेटर से और 500 हाथी दी, और साथ में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का भी विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं और आज का अंतिम 40वां और अंतिम प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके कौन कौन से क्षेत्र प्राप्त किए? ऑप्शन है आपके सामने, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल, और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ई, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ये चारों ही क्षेत्र हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल सेल्यूकस निकेटर से प्राप्त किए थे। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और तब इनका साम्राज्य पहुंच गया था ईरान की सीमा तक। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इसके दूसरे पार्ट में आगे बढ़ेंगे और नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। और दोस्तों अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे, परीक्षा उपयोगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।